तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी जुगाड़ से हमने अपना सेटअप तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको पॉलिटी के चैप्टर वाइज टेस्ट्स भी मिलेंगे। ऐसे मैं लेक्चर्स और टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लूँगा, लेकिन सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर वाइज टेस्ट्स भी आप कोशिश करना कि आप चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट है आप उसको दे दो या उसको देख लो, क्योंकि मैं उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव्स करवाऊँगा। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, बिना समय गवाए सेटअप तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। बस थोड़ी दिक्कत है, फ़ैन यहाँ ऑफ़ करना पड़ रहा है, वरना आवाज़ नहीं आ रही है, तो फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये जो भी लिखा है, तो मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत ही कम से कम वर्ड में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लूँ। तो इसको आप नोट्स के तरीके से भी लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो कंपनी जो है 1765 में दीवानी का राइट्स मिल गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1600 में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी थी वो ट्रेड करने के लिए आई। ट्रेड करने के लिए जब आई तो यहाँ पर धीरे धीरे वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इंडल्ज होती चली गई। यहाँ की पॉलिटिक्स में इंडल्ज होती चली गई, वो टेरिटरीज को एक्वायर करने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग अच्छा खासा अपना पैठ बना चुके हैं इंडिया में, तो जिसकी वजह से इनको दीवानी राइट दे दिया। दीवानी का राइट दे दिया, कब दे दिया? तो 1765 में राइट दे दिया दीवानी का। दीवानी राइट हो गया मतलब कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ की रेवेन्यू कलेक्ट करने का उन्हें और राइट मिल गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने एज्यूम कर लिया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी से लेकर के, और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर लिया। तो ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि आपको याद रखनी है कि 1857 में सेपॉय म्यूटिनी, जिसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, वो हुई। तो ये लोग क्या करते थे ना कि जब भी कोई भी रिवॉल्ट वगैरह होता था तो कुछ एक्ट्स लेके आ जाते थे या कुछ भी लेकर आ जाते थे उसको दबाने के लिए, कि देखिए अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, इस तरीके से, ताकि जनता भी जो है वो रहे कि नहीं अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। तो इसी तरीके से जो है 1857 में सबसे बड़ा जब रिवॉल्ट हुआ, तो अब लगा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं अब इंडिया हमारे हाथ से जो है, कंपनी की जो भी अत्याचार है कंपनी का, उसकी वजह से इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भैया, अब तुमसे जो है संभलेगा नहीं, अब हम ही ले लेंगे। तो 1858 में क्राउन का रूल आ गया। ठीक है। नाउ 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई, तो एम एन रॉय ने जो है सजेस्ट किया था 1834 में। तो वैसे भी जब 1947 में ये डिक्लेयर हुआ कि 1947 में इंडिया जो है वो एक फ्री कंट्री बन जाएगा, तो फिर फ्री कंट्री को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया गया। नाउ ये चीज़ें तो हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कंपनी का जो रूल था, जो 1773 से 1858 तक रहा, तो वो क्या था? तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। यहाँ पर हमारे बुक में सारे एक्ट्स नहीं दिए हुए हैं, कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो वही एक्ट्स इसमें दिए हुए हैं जिस एक्ट से कुछ ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, या जिसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। तो वही वही एक्ट्स सारे हमको पढ़ने हैं। बाकी एक्ट्स तो बहुत सारे आए, जब भी रिवॉल्ट होते थे कुछ ना कुछ एक्ट्स आते ही थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। तो इसको हम फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का जो है फर्स्ट स्टेप था ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर्स होते थे, प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज में गवर्नर्स होते थे। तो फिर क्या कर दिया गया कि बंगाल को जो है वो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल अगर किया गया तो बाकी तो मद्रास और बॉम्बे, वो तो गवर्नर्स ही थे, तो और ये गवर्नर जनरल, तो इसका मतलब इसको पावर ज़्यादा मिला। तो पावर ज़्यादा क्या मिला? तो बॉम्बे और मद्रास को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। सब ऑर्डिनेट बना दिया गया मतलब उसके हिसाब से काम करेगा। उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का भी फॉर्मेशन किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कलकत्ता में किया जाएगा, बंगाल को ही बनाया गया है
मतलब बड़ा बंगाल को माना गया ना, वहाँ पे गवर्नर जनरल वहाँ के बोला जा रहा है। नाउ फिर जो है अब क्या हो गया कि प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता है कोई, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता है, ब्राइब नहीं ले सकता है। तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटेन में जो है वहाँ के लोग देखते थे कि इंडिया से कोई भी आ रहा है, बहुत पैसा लेके आ रहा है, बहुत सारा पैसा लेके आ रहा है, धन दौलत, और अच्छे से मौज से ज़िंदगी जी रहा है। तो वहाँ का सब लोग चाह रहा था कि नहीं, अब हमको इंडिया जाना है, इंडिया में ट्रेड करना है और इंडिया जाके कुछ ना कुछ काम करना है। तो फिर जो है क्या कर दिया गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए आप जो है, ऐसे सबको तो पता ही था कि इतना पैसा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है इंडियंस के साथ। तो फिर जो है कंपनी ने बोल दिया कि आप जो है अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअली। कंपनी को जितना फ़ायदा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पैसा आप लेकर आइएगा तो फिर तो ब्रिटेन का सब लोग सोचेगा कि जाना है। तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ किया गया था, आप प्राइवेट ट्रेड नहीं ले सकते हैं, कर सकते हैं, घूस नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ किया गया। अब ये चीज़, अब कौन प्राइवेट ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ देखने के लिए भी कोई चाहिए ना। हाँ, तो चाहिए, तो उसके लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम दिया गया कि वो सारा रिपोर्ट जो है देंगे किसको, तो वो देंगे क्राउन को, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। तो वो रिपोर्ट किस चीज़ पर देंगे? सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री अफेयर्स से जितने भी रिलेटेड रिपोर्ट हैं सारे देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। और पिछले वाले स्लाइड में हमारा एक चीज़ छूट गया था, जो गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। तो वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आया एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लाया ही गया था कि ताकि जो भी कमियां और खामियां रह गई हैं हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें कुछ सुधार लाया जाए, उसको देखा जाए, इसके लिए किया गया था। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों? क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उनके नाम पर इसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, हम देखते हैं। जैसे ये जो है कंपनी के पॉलिटिकल, क्योंकि यहाँ पर कंपनी पॉलिटिकली भी एक्टिव थी और कमर्शियली भी एक्टिव थी, तो उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शन और कंपनी की कमर्शियल फंक्शन को डिस्टिंग्विश कर दिया, एकदम अलग कर दिया। ठीक है, तो अगर अलग करना है तो अलग तो ऐसे होगी तो बॉडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बॉडी नहीं बनेगी तो फिर देखरेख कैसे होगा कि पॉलिटिकल फंक्शन कौन कर रहा है, कमर्शियल फंक्शन कैसे हो रहा है। तो पॉलिटिकल फंक्शन के, कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और उसकी कमर्शियल फंक्शन को देखरेख करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। फर्स्ट टाइम जो है यहाँ की, पहले कंपनी टेरिटरी, कोई भी एक्ट आता था कुछ भी तो उसमें लिखा हुआ था कंपनीज टेरिटरी, लेकिन अब जो है उसको कर दिया गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन से ये कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर कंपनी से कनेक्टेड नहीं रखा गया यहाँ इंडिया को। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा बोला गया। तो ये तीन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं हम। कोई भी चार्टर अगर आता था तो वो 20 साल के लिए होता था। अब हम देखते हैं कि ये जो है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, तो ये एक स्टेप ही था सेंट्रलाइजेशन के लिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसी एक बॉडी को दे देना, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये जो फाइनल स्टेप था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ बिल्कुल। और अगर सेंट्रलाइज करना है तो क्या है, अभी उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लगा हुआ है। बंगाल एक टेरिटरी को डिपिक्ट करता है, पूरे नेशन को डिपिक्ट नहीं करता है। तो अगर ज़्यादा सेंट्रलाइज करना है तो इसकी वजह से क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बने। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब अगर सेंट्रलाइज किया गया, इस तरीके से ज़्यादा पावर दिया गया, तो बाकी को क्या किया जाएगा, पावर तो लिया गया होगा ना, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया। तो काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। अब जो है उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को जो है ख़त्म कर दिया गया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। और एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि ऐसा कर दिया गया कि इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया कि आइए आप भी जो है यहाँ पर कोई भी जॉब वगैरह में आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, आप आइए जो भी है। लेकिन बाद में जो है ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, सीओडी, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है इसको डिनाई कर दिया कि नहीं, अब ये नहीं, अगर ये लोग आ गए तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगले स्लाइड में हम देखते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये सबसे लास्ट चार्टर था और 1793 से बहुत सारे चार्टर एक्ट आए और उसमें से सबसे लास्ट ये था। उसके बाद फिर कंपनी का रूल ही जो है 1857 में सेपो म्यूटिनी के बाद ख़त्म हो गया। तो ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखनी है, इसको आप लिख सकते हैं। ये जो है सेपरेट कर दिया गवर्नर जनरल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को, सेपरेट कर दिया गया। तो उनका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन जो था उसको ही बाद में मिनी पार्लियामेंट, मतलब हम जानते हैं उसके लेजिस्लेटिव विंग को मिनी पार्लियामेंट से, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो है वो नींव रखाई थी। उसके बाद जो है ओपन कंपटीशन सिस्टम, जो कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डिनाई कर दिया था, तो मकौले कमेटी बनाई गई 1854 में और ओपन कंपटीशन कर दिया कि अब जो है इंडियंस भी आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं बराबर की। उसके बाद जो है एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी का रूल, कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया। अब देखते हैं कि कंपनी का जो रूल था वो हमेशा जो है कुछ टर्म के लिए होता था और उसको जो है जब भी वो टर्म खत्म हो जाता था तो फिर उसको एक्सटेंड किया जाता था। तो इस बार जो है फिर से एक्सटेंड किया गया कंपनी के टर्म को, लेकिन इस बार जो है कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया। हर बार टाइम होता था कि आपको इतने से इतने रूल करना है, फिर जब वो टाइम आता था तो फिर उसको फिर एक्सटेंड किया जाता था। लेकिन इस बार एक्सटेंशन तो मिली, लेकिन वो टाइम नहीं मिला कि कितने से कितने तक रूल करना है। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कंपनी के लिए कि अब जो है उनकी रूल को टर्मिनेट किया जाएगा। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, 6 मेंबर्स होते थे, जो भी काउंसिल था गवर्नर जनरल काउंसिल, उसमें टोटल 6 मेंबर्स होते थे, ठीक है। तो 6 मेंबर्स में क्या किया गया कि अब 6 मेंबर्स में 4 मेंबर्स जो हैं वो लोकल जो हैं बॉडीज़ वो जो है नॉमिनेट करेगी, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा जो है वो जो है अपॉइंट करेंगे 4 मेंबर्स को, 6 में से 4 मेंबर्स को। ये तो एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का जो है भी नींव रखा गया। इसके बाद जो है कंपनी का रूल जो है फिर ख़त्म हो गया, फिर क्राउन का रूल आया। क्राउन का रूल 1857 से हमारे आज़ादी तक 1947 तक जो है रहा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर वही पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर।